नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। भुवनेश्वर में 8वें वेतन आयोग की बैठक खत्म हो गई है और कल से कोलकाता में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होगी। इसी बीच संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच बहस वो जोर पकड़ रही है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। कर्मचारी यूनियन, स्टेक होल्डर्स और एसोसिएशन ज्यादा मल्टीप्लायर की मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारी खासकर जो सरकारी कर्मचारी जो जूनियर लेवल के पदों पर काम कर रहे हैं उनकी बेसिक सैलरी में अच्छा सुधार हो सके। लेकिन अब किस आधार पर बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, ये आज के मनी सेंट्रल में जानने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज की शो में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग पर एक्सपर्ट्स की क्या राय आई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आरबीआई अब होम लोन और प्रॉपर्टी के मामलों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन से बड़े कदम उठाने जा रहा है, इसको करेंगे डिकोड। और अंतिम में E85 और E100 पेट्रोल पर क्यों लगी ब्रेक, इसको भी अपने चर्चा में शामिल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, इससे हम आज के शो की शुरुआत करेंगे। भुवनेश्वर में जैसा कि आपको पता होगा सर कि कल और जो बैठक था 2 दिवसीय 6 और 7 तारीख तक बैठक थी, वो खत्म हो गई। अब जो पूरी टीम है वो रुख कर रही है कोलकाता का। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि अब तमाम फिटमेंट फैक्टर पर एनालिस्टों की राय आती हुई दिख रही है। कहा जा रहा है, पहले तो एक दौर हम लोगों ने देखा सर कि जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 जो 7वें वेतन आयोग में मिल रहा था, वो पहले उसकी जो शुरुआत हुई 2.86 से, फिर 3 पर आया, फिर 3.86 पर NCJCM की जो डिमांड आई, फिर FNPO वाला और तमाम जितने भी संगठन हैं उन्होंने 4 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की। लेकिन अब वो फिर से सरकता हुआ 4 से 2.05 से लेकर 2.10 पर आया है। और अब जो फिटमेंट फैक्टर पर क्या मच रही है रार और किस बेसिस पर बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, ये बताइए। देखिए विशाल, ऐसा है कि एक तो बड़ी चीज़ ये है कि भुवनेश्वर की बैठकें 2 दिन की हुई हैं और वहाँ भी तमाम जो कर्मचारी संगठन हैं, कर्मचारी हैं और जो तमाम स्टेक होल्डर हैं 8th पे कमीशन से जुड़े हुए, उन सब ने अपनी बात वो 8th पे कमीशन के सदस्यों के सामने रखी है। अब अगला दौरा कोलकाता में होना है, 9 और 10 तारीख को बैठक यहाँ पर है और माना ये जा रहा है कि इसके बाद भी कंसल्टेशन की प्रक्रिया अलग अलग जगहों पर जारी रह सकती है। तो एक बड़ा अपडेट ये है कि ये आखिरी बैठक नहीं थी जो कोलकाता में होगी। इसके बाद भी दौरे 8वें वेतन आयोग के जारी रह सकते हैं और उसके बाद रिपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। इसके बाद आता है मामला कि साहब एक्सपेक्टेशंस को लेकर जो डिमांड है, और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि साहब 4.38 तक का फिटमेंट फैक्टर अपने मेमोरेंडम में कर्मचारियों ने मांगा, संगठनों ने उनके ने इस बात को लेकर कहा। और जो सबसे बड़ा मंच है NCJCM का, उन्होंने भी 3.833 की बात कही। लेकिन अब यहाँ एक तो इस चीज़ को लेकर डिफरेंसेस हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। जैसा जो 2 के फिटमेंट फैक्टर या 2.10 तक के फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक ये माना जा रहा है कि जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो हो सकता है कि 2 या 2.10 के फिटमेंट फैक्टर तक रहे। अब डिसाइड क्या फैक्टर करेंगे जहाँ से कि ये तय हो कि आपका जो सैलरी मल्टीप्लायर है वो कितना हो सकता है। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं विशाल यहाँ पर। सबसे पहले तो जो देश की फिस्कल स्थिति है, जो आर्थिक हालात हैं, सरकार उन पर या 8वां वेतन आयोग है उन पर नज़र डालेगा और उसके बाद तय हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाए, सैलरी कितनी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाए। एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो कंसल्टेशन है, चर्चा पर चर्चा है कि साहब कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके उनकी तरफ से एक सामूहिक राय क्या निकल कर आ रही है ये देखा जाए। और तीसरी और ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर चर्चा अब तक कम हुई है वो है विशाल महंगाई। ये जो आपका 8वां वेतन आयोग है, इसकी सिफारिशों को तय करने में एक बड़ी भूमिका विशाल यहाँ महंगाई की हो सकती है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है।
तो चलिए सर, अगर लेटेस्ट अगर महंगाई के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें सर, तो सीपीआई मई में जो है 2026 के मैं डेटा को देख पा रहा हूँ 3.93% थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अप्रैल 2026 में ये 3.48 था, और फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 4.78 था। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखा जाए, अगर WPI को देखा जाए, तो मई 2026 में 9.68 के आसपास थी, हालांकि ये प्रोविजनल डेटा था, और अप्रैल 2026 में ये 8.26 के आसपास है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि तो RBI का जो ब्रैकेट होता है सर 4% ±2% के आसपास के, उसके एकदम करीब हम लोग पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या फैक्टर तय करेंगे जिस तरह से महंगाई भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है? और एक और लेटेस्ट अपडेट ये है सर कि जो वॉर 21 दिन तक थमती हुई नज़र आ रही है, तो उस पर आज एक जो ताज़ा अपडेट ये आ रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हमला कर दिया है, और ईरान ने भी अब कह दिया है कि अब कोई समझौता होगा नहीं। तो दोनों के बीच में अब जो रार है वो भी मचती हुई नज़र आ रही है। मार्केट पर इसका एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम जितने भारतीय शेयर बाजार हैं और जितने यूरोपियन मार्केट्स हैं, वहाँ पर जो है लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। तो क्या जिस तरह से आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जिस तरह से देश का जो मूड माहौल है, बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं, जो पॉलिटिकल टेंशंस, अनसर्टेनिटीज़, तो उसमें तो फिर ये आग में घी डालने का काम डाल दिया सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। न सिर्फ आपका महंगाई, बल्कि महंगाई से ही जुड़ा हुआ फैक्टर रुपया भी है। और हम अगर देखें पिछले कुछ वक्त में रुपए में तेज जो है वो डेप्रिसिएशन दिखाई दिया। 2025 में माना जाता है कि पूरे एशिया की कम से कम सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग वीकेस्ट करेंसी जो है वो रुपया साबित हुआ। इसके अलावा आप समझिए कि जो मिडिल ईस्ट की जंग है, वो पूरा का पूरा जो भारत का जो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट का और आपका एक्सपोर्ट का जो कारोबारी स्थिति है, उस सब को बिगाड़ने वाला साबित हुआ है। और तीसरी चीज़ फिर जो आ जाती है कि साहब महंगाई के प्रोजेक्शंस क्या होंगे, क्यों महंगाई आखिर आपका जो 1 करोड़ सवा करोड़ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पेंशनर्स हैं, दोनों मिलाकर इनके जो पैसों का जो मामला है उस पर किस तरह से असर डाल सकता है महंगाई। और आपने आंकड़े बताए कि 3.93% यानी 4% के करीब महंगाई पहुंच गई है। इसके साथ एक बड़ी बात यह है कि इस साल का जो अल नीनो का जो फैक्टर है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि महंगाई को कंट्रोल में रखना सरकार के लिए और रिजर्व बैंक दोनों के लिए एक मुश्किल भरा सौदा साबित हो सकता है। अगर महंगाई के आंकड़े यहाँ से और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, मान लीजिए, और चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल अप्रैल या मई तक मान लीजिए रिपोर्ट 8वां वेतन आयोग अपनी सबमिट कर सकता है, वहाँ पर आपके हाल के वक्त के ये सारे आंकड़े, हाल के वक्त की सारी आपकी आर्थिक स्थितियाँ, आर्थिक हालात, ग्लोबल सिनेरियो, ये सब चीज़ें फैक्टर इन करती हुई दिखाई दे सकती फॉर कंसिडरेशन होगा। बिल्कुल। क्या RBI अगली मॉनेटरी पॉलिसी को मान लीजिए अगस्त की को छोड़ दें, उसके बाद अक्टूबर में जब फेस्टिवल सीजन के आसपास जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, क्या वहाँ रेट बढ़ाने का फैसला लेगा? क्या लिक्विडिटी को स्क्वीज़ करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपका महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके? क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस तरह से आएगा जब खरीफ फसलें जब कटाई चालू होगी आपकी अगले कुछ महीनों में, तब खरीफ फसलों का आउटपुट कैसा रहता है देश में, क्या उससे महंगाई बढ़ेगी? क्रूड को लेकर जो आप बात कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई दोबारा से एक बार से फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप साहब ने बोल दिया कि सीज़ फायर इज़ ओवर, और ये एक कैंसर की तरह से जिसको बाहर करना, काट कर निकालना ज़रूरी है। 6% कच्चा तेल जो है चढ़ गया सर। तो क्या कच्चा तेल जो भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द पिछले कुछ महीनों में रहा है, क्या जो LPG का इंपोर्ट है, जो एक बड़ी मुश्किल अभी भी बनी हुई है? अभी भी अगर आप आम लोगों से पूछेंगे जिनके पास कनेक्शन नहीं है, उनके लिए 2000-2500 रुपये में अभी भी उनको LPG के सिलेंडर मिल रहे हैं जी। या जिनके पास कनेक्शन है उनके लिए भी मुश्किल है। तो LPG की क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसने एक महंगाई का जो मैं कहूँगा कि महंगाई को उसने बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया है। बाहर अगर आप खाना पीना खाते हैं, इन सब चीज़ों पर महंगाई का असर हुआ है। तो ये फैक्टर जो हाल का जो पूरा माहौल है, जो फरवरी से लड़ाई शुरू हुई है,
उसके बाद की स्थितियां सारी की सारी, मुझे ऐसा लगता है और एक्सपर्ट भी इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो आपका 8वें वेतन आयोग की जब रिपोर्ट सबमिट होगी उस पर वो असर डालती हुई दिखाई दे सकती है। आपने ठीक कहा प्रवीण सर, जो AINSEF या ऑल इंडिया नेशनल पेंशन से जो आते हैं मंजीत सिंह पटेल साहब, उन्होंने भी जो बात कही थी कि 2.05 से लेकर 2.10, ठीक उसी के तर्ज पर जो है तमाम जितने भी जो एनालिस्ट हैं उनकी भी एक रिपोर्ट आ रही है सर 8th पे कमीशन पर। बैंक बाज़ार के जो CEO हैं आदिल सेट्टी साहब, वो भी कहते हुए दिख रहे हैं कि निचला जो है यानी जो ब्रैकेट की वो बात करें 2.28 से लेकर 2.86 तक। मतलब मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो है 3 से ऊपर की जो है भविष्यवाणी नहीं करते हुए दिख रहे हैं, सब लोग जो है 2 से लेकर 3 के बीच के ही आसपास का प्रोजेक्शन दे रहे हैं। तो एक तरह से ये कर्मचारियों के सेंटिमेंट को क्या मतलब, जो जिस तरह से जो गुडी गुडी फील हो रहा था कि लोगों को अरमान थे, एस्पिरेशनैलिटी अपने चरम पर थी, वो धक्का लगेगा सर? नहीं, बिल्कुल धक्का लगेगा। आप अब धक्का इस वजह से भी इसको मान सकते हैं कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और इस वजह से भी हाई थी कर्मचारियों की उम्मीदें, क्योंकि पिछले वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया था और तब से ये सब लोग अंदाज़ा मानकर चल रहे थे कि साहब ये तो बेस था, जिससे ऊपर ही सरकार देगी, इसके नीचे सरकार नहीं जाएगी। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली हैं उसने ये दिखाया है कि साहब यहाँ जो है चीज़ें बदल सकती हैं। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि अब की जो स्थितियां हैं आर्थिक, उसमें और सरकार ने साफ तौर पर जो TOR जारी हुआ पिछले साल, उसमें सरकार ने भी साफ तौर पर इस बात को दर्ज किया कि साहब जब आप अपनी सिफारिशें देंगे 8th पे कमीशन से कहा, तब आप देश की स्थितियां कैसी हैं, आर्थिक हालात कैसे हैं, खजाने की स्थिति कैसी है, फिस्कल पोजीशन कैसी है, उस सब का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 8th पे कमीशन अपनी तरफ से तो दे दे 3.833 का कि मान लीजिए NCJCM ने इसकी डिमांड की है और फिर सरकार के पाले में गेंद डाल दे कि साहब अब आप अपना जो मर्जी है वो उठाकर अब आप 2.57 कर दीजिए या उसके बिलो चले जाइए। तो सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि जो 8वां वेतन आयोग है वो ऐसी कोई सिफारिश दे जो सरकार के गले की हड्डी बने, फिर डाइजेस्ट ही ना हो सरकार पर इल्ज़ाम आएगा पूरा कि साहब इन्होंने तो सिफारिश की थी ऊंची, 8th पे कमीशन ने तो अपनी तरफ से सिफारिश बड़ी की थी, लेकिन सरकार ने उसको कट डाउन करके और छोटा कर दिया। तो सरकार, और ख़ास तौर पर अब अगले साल भी चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं जी, तो फिर जो है वो बड़ी स्थितियां सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि 8th पे कमीशन ही अपनी तरफ से एक कंजर्वेटिव अप्रोच या कंजर्वेटिव फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर दे। लेकिन सर इस कंजर्वेटिव फिटमेंट फैक्टर पर रार भी मचना मतलब मुझे लगता है कि लाजमी होगा। तमाम लोग जो है इसका एकदम विरोध करने लग जाएंगे। कई संगठनों से जब मैं बातचीत करता था तो वो कहते हैं कि विशाल जी ऐसी समस्या तो हर 10 साल में, एक डिकेड में देखने को मिलती है। हर जगह जो है साल 10 साल आप अगर देखिए तो लड़ाई युद्ध की स्थितियाँ होती रहती हैं। उसमें हमारा क्या दोष है? 10 साल के बाद हम लोग जो है अपनी डिमांड करते हैं, उसमें भी सरकार आनाकानी करती है। नहीं, डिमांड्स अभी भी लोग कर रहे हैं कि ऊंचा दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब रिपोर्ट आएगी या सरकार उसमें जब अपनी सिफारिशें देगी या संशोधन बताएगी तो उसको लेकर इस तरह के विरोध के स्वर भी पनप सकते हैं। कर्मचारी संगठन हो सकता है इसको लेकर आगे भी इस मसले को लेकर जाएं, सरकार के पास जाएं और आयोग के पास जाएं कि साहब ये जो आप 10 साल बाद दे रहे हैं ये मान लीजिए पिछले भी वेतन आयोग में जो दिया गया था फिटमेंट फैक्टर उससे भी कम है। तो इसको लेकर रार और आप समझिए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सर एक और प्रश्न है OPS को लेकर, जो तमाम संगठनों के मेमोरेंडम में जो प्रमुखता से समझिए कि हाईलाइटेड था कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, नो NPS नो UPS और फुल्ली OPS वाली बात जो सामने आ रही थी, इस पर क्या हो सकता है? इस भी जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नहीं, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाना मुझे लगता है कि अभी सरकार के लिए मुश्किल होगा। इस पर कोई भी फैसला लेना सरकार अपनी तरफ से तो चूँकि कह ही चुकी है कि हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे, इसको लाया नहीं जा सकता। अब सरकार कोई बहुत बड़ा पॉलिसी या कोर्स करेक्शन करती है और इस तरह के बदलाव लेकर आती है जहाँ पर कि 2004 के बाद के तमाम जो नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी उन सबको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा और सरकार पर इसका फिस्कल बर्डन भी अच्छा खासा हो सकता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन अगर उसी घर के कागजात फर्जी निकल जाएं या उस पर पहले से किसी और का दावा हो तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई जो है खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने वालों और होम लोन लेने वालों के लिए आरबीआई एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों, डबल मॉर्गेज और प्रॉपर्टी फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए रिजर्व बैंक जल्द ही प्रॉपर्टी टाइटल सर्च के नए नियम ला सकता है। आखिर क्या है ये नए नियम और इसका आपकी जेब पर और आपकी प्रॉपर्टी पर क्या असर होगा, प्रवीण सर से जो है पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लैंड रिफॉर्म्स की शक्ल में कुछ ऐसा रिफॉर्म हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए लैंड रिफॉर्म की शक्ल का ही मान सकते हैं या उस लेवल का मान सकते हैं विशाल। और आरबीआई ने जो नए डायरेक्शंस जो जारी किए हैं बैंकों के लिए, उसके पीछे दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला वजह है जी। और ये मामला था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस प्रभात जैन का एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिए थे कि आप जो प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक वकील की जो रिपोर्ट है उस पर सीमित नहीं रहेंगे। बैंकों को अपना ड्यू डिलीजेंस करना होगा। बैंकों को अलग अलग जो अभी तरीके हैं बैंकों के किसी भी टाइटल को सर्च करने का, उस पर लोन देने का, उसको लेकर मान लीजिए कोई बैंक 13 साल की टाइटल्स को ट्रैक करता है पीछे के, कोई बैंक 30 साल के जो मालिकाना हक है उनको देखता है। किसी बैंक में वकीलों का से जो राय लेने का तरीका है वो अलग है, किसी बैंक में अलग है। तो इसको लेकर अभी अलग अलग बैंकों के हिसाब से रूल अलग अलग हैं। और अब आरबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें भी ये बात कही गई थी कि साहब एक इसकी स्टैंडर्डाइज जो है वो प्रोसेस आप तैयार कराइए जो सब पे एप्लीकेबल हो, जो एक जैसा, सब एक जैसी प्रोसेस आप बैंकों पर भी, एनबीएफसीज पर भी। बिल्कुल। तो बैंक अब जो है सब बैंक जब आपको एक होम लोन देते हैं और उसके उस पर जब प्रॉपर्टी के जो टाइटल को सर्च करते हैं तो अब वहाँ एक जैसे नियमों को बैंकों को सबको फॉलो करना होगा। इसका फ़ायदा न केवल बैंकों को होगा बल्कि आम लोगों को भी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ी तादाद पर आप फ्रॉड देखते हैं और वो लोन से लेकर बाकी खरीद बिक्री, क्योंकि भारत में बड़े लेवल पर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होती है, लाखों के सौदे होते हैं और उनमें जब फ्रॉड होते हैं तो वो लंबे वक्त की मुकदमेबाजी में कोई व्यक्ति एक फंस जाता है। तो यहाँ बैंकों के लिए भी आपका इसमें न केवल एक तय नियम बनाने की बात कही गई बल्कि ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी बैंक का इस तरह के लोन देता है जिनमें टाइटल सूट जो है वो डिस्प्यूटेड हैं या किसी तरह का पहले से एक प्रॉपर्टी पर कई लोन लिए गए, उनमें उस अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया जाए, यानी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की विशाल बात कही गई है। चलिए, तो अब इस पूरे मामले पर बैंकों ने आरबीआई को भी कुछ सुझाव दिए हैं प्रवीण सर। बैंकों ने आरबीआई से भी कहा कि पूरी प्रक्रिया को जो है बहुत ज़्यादा सख्त ना बनाया जाए ताकि ये प्रोसेस ही जो है थोड़ी डिटेल ना हो जाए। बैंकों को जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले और हर बैंक जो है अपने आंतरिक नियमों के अनुसार ही कुछ अतिरिक्त जाँच भी जो करने की जो उसकी पावर है उसको भी जो है विथहोल्ड किया जाए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंक फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, शायद मुझे लगता है बॉस कि ये इसलिए किया गया कि पता चला ऐसा है नियम ना कर दो कि भाई हम लोग लोन ही ना दे पाएं और जिसके जो क्रेडिट वाला जो धंधा है बैंकों का वही ना ठप पड़ जाए। नहीं, बात सही है कि बैंकों का जो बड़ा जो बिग जो टिकट जो लोन है कॉरपोरेट लोन के बाद होम लोन ही सबसे बड़ा आपका एक तरीका होता है जहाँ से बैंक क्रेडिट बांटते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर प्रोसेस को जो एक तयशुदा फॉर्मेट हो, क्या आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, किन डॉक्यूमेंट्स को लेना है, कितने साल पुरानी आपको किसी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री को चेक करना है, क्या कोई ऐसा एक सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है जहां पर कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का जो सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम है जिसमें आपके और बहुत सारे राज्य इसमें शामिल भी हो रहे हैं, जहां ये पता चल सके कि साहब इस प्रॉपर्टी पर कितने लोन हैं या इस प्रॉपर्टी को कितने बार खरीदा बेचा गया है। एक ही प्रॉपर्टी की कई रजिस्ट्रीज के मामले बहुत सामने आते हैं। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसने की है क्या उसको हक था। तो बैंकों के लिए जो कई बार बैंक क्या करते हैं कि एक सब स्टैंडर्ड सी प्रोसेस उन्होंने अपनाई, किसी भी वकील को पकड़ा, उससे रिपोर्ट ले ली। आपने लोन लिया, आप सोचते हैं कि मैंने तो बैंक से रिपोर्ट ले ली, बैंक ने रिपोर्ट दी, बैंक ने लोन स्वीकार कर दिया, मतलब अब मेरे कागज पक्के हैं।
ये टाइटल एकदम से या जो ज़मीन आप ले रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं ये एकदम सिक्योर्ड है, अब कोई इश्यू नहीं। बाद में पता चलता है कि साहब इस पे तो पहले से 2 लोन चल रहे हैं। अब जो व्यक्ति कंसर्न व्यक्ति है उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरा बैंक आ जाएगा कि आप सब पहले हमारा अमाउंट क्लियर कीजिए, या लैंड डिस्प्यूटेड है आपकी ये। तो इन तमाम जो कानूनी जो मुकदमे शुरू होते हैं फिर उन सब से निजात देने के लिए एक पूरी की पूरी प्रक्रिया को बैंकों को अब अपनाना पड़ेगा, जो ज़रूरी भी है। ओके प्रवीण सर, ये तो बात हुई कि प्रॉपर्टी टाइटल जो सर्च वाली बात है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस देश में अभी भी 5.5 करोड़ केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तमाम इस पूरे जो जुडिशियल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें अधिकांश ऐसे ही होंगे। आप बेहतर रूप से आप जानते हैं, बताते भी हैं कि विशाल, आप अगर गांव देहात में चले जाइए, वहाँ मेड़ की लड़ाई है, तरी तरी बात के लिए जो है लोग जो है केस किए, और अधिकांश मामले जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये तो एक मान लीजिए स्टेप अहेड हुआ कि हाँ भाई जो है प्रॉपर्टी का जो टाइटल सर्च है ये हम किया जाए। और क्या क्या इस देश में करने की ज़रूरत है ताकि जो इस तरह से जो लैंड लिटिगेशन का जो मामला है, जो कई बार जो है खूनी झड़प और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उस पर कन्वर्ट हो जाती है, इस चीज़ को रोका जा सके? नहीं, देखिए सरकारें इस मामले में काम कर भी रही हैं, चाहे लैंड रिकॉर्ड्स को का डिजिटल फॉर्म तैयार करना हो, मैपिंग जो करानी हो, खसरा खतौनी मैपिंग करानी हो, ड्रोन के जरिए कराई गई है मैपिंग, सैटेलाइट्स के जरिए कराई गई है, टाइटल्स को क्लियर किया गया है कि साहब किसका क्या वो है। कई जगह पे भू स्वामित्व तो कार्ड बांटे गए हैं, जो पुरानी ज़मीन थी, घर बना हुआ है आपका, आपके पास दस्तावेज नहीं है, बाप दादे परदादों के ज़माने की ज़मीन है मान लीजिए, और दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो उनमें सरकार ने बांटे हैं। रिकॉर्ड जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज पूरा उनका डिजिटलीकरण किया गया है। तो सरकार की भी अपनी तरफ से कोशिशें हैं। इसके बावजूद मुकदमेबाजी की सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके ज़मीनों के ही मुकदमे आज भी बने हुए हैं। कुछ प्रशासनिक शिथिलता होती है कि मान लीजिए किसी मामले में कोई डिस्प्यूट है 2 पार्टियों के बीच में किसी ज़मीन को लेके, प्रशासन चाहे तो उसको मौके पर रिजॉल्व करा सकता है, क्लियर कर सकता है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी होती है, चीज़ें फौजदारी में कन्वर्ट हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद मुकदमे बन जाते हैं। फिर लोग सालों साल मतलब पीढ़ियां गुजर जाती हैं और केस जो है ज़मीनों के चलते रहते हैं। और अभी हाल में एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला सुनाया, 70 साल पुराना मामला था एक ज़मीन को लेकर, एक प्रॉपर्टी को लेकर। उसमें जिन जजों ने फैसला दिया उनकी उम्र उस मुकदमे की उम्र से कम थी। तो बड़ा प्रोमिनेंट बात हुई जिसमें 70 साल बाद एक प्रॉपर्टी को लेकर एक फैसला सुनाया गया। तो इतने लंबे मुकदमे फिर ज़मीनों के सेशंस कोर्ट हो गया, फिर आपका हाई कोर्ट हो गया, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। ज़मीनों के मुकदमे में प्रशासन के साथ आपका, मुझे लगता है कि जो सरकार तो अपनी तरफ से साफ रिकॉर्ड ठीक कर ही रही है, लेकिन प्रशासनिक जो अनदेखी की जाती है मामलों की, जो प्रशासन के पास जब भी जाया जाता है ऐसा, तो अधिकांश मामले में ऐसा देखने को मिलता है कि प्रशासन कहता है कि ये चूंकि अभी कोर्ट का मामला हो जाएगा तो हमारे अधिकार में जो है नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ऑन स्पॉट जाके जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता हूँ। नहीं, देखिए डीमार्केशन ज़मीनें अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ ज़मीनों का एक्चुअल मालिकाना हक उनमें नहीं है, नक्शों में नहीं है। हर ज़मीन डिमार्केटेड है पूरी तरह से कि साहब कौन कौन सा एरिया, कौन सा रकबा, कौन सा खाता जो है किसका है, कितने हिस्से हैं, ये सब चीज़ें तय हैं। कुछ मामलों को छोड़ के जहाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनको छोड़ दीजिए तो बाकी सब तयशुदा है। उसके बावजूद ये मुकदमे निकल कर आते हैं। तो वहाँ सरकारें चाहें या लेखपाल हो गए, अगर मान लीजिए देख लीजिए शहरों गाँव में उनके पास सारे नक्शे होते हैं, वो चाहें तो मौके पर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं कि साहब यहाँ से यहाँ तक आपकी हद है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी पार्टी की हद है। तो किसी मुकदमे को होने से रोका जा सकता है। लिटिगेशन को अगर प्रशासन चाहे तो वो पैदा होने से रोक सकता है। मेरा ये मानना है इस मामले में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में पेट्रोल की जगह एथेनॉल को बढ़ावा देने का बड़ा सपना क्या अब मुश्किल में पड़ गया है? जिन E100 और E85 ईंधनों को लेकर सरकार और ऑयल कंपनियां बड़े बड़े दावे कर रही थी, अब उन्हीं की मांग लगभग खत्म हो गई।
हजारों पंप खोलने की योजना पर ब्रेक लग चुका है और सरकार भी E25 को लेकर सावधानी बरत रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा प्लान ही धीमा पड़ गया? और जिस तरह से सर अभी हाल फिलहाल में जो पूरे इस देश में सिर्फ एक ही न्यूज़ की जो चर्चा हो रही है सर, कि जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने वाली जो समस्या है उसको लेकर आदमी दो चार हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग ये कह रहा है कि हमने ये पेट्रोल डलवाई और उससे मुझे परेशानी हो रही है, सर्विस स्टेशन पर मेरी गाड़ी खड़ी है। और सरकार का पक्ष ये है कि ये सारे दावे जो है बेबुनियाद हैं। एक लॉबी है OMC जो ऑयल जो है इम्पोर्टर्स की जो एक लॉबी है, क्योंकि एक डेटा तो ये भी है ना सर कि 85 to 89% ऑफ द क्रूड ऑयल जितना हमारी नीड है वो हम इंपोर्ट कराते हैं। तो सरकार का तर्क ये है कि ये जो इम्पोर्टर्स करने वाले जो लॉबी हैं ये बड़े मजबूत हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि ऑयल में जो है इथेनॉल मिलाया जा सके। फिर एक तर्क ये भी आ रहा है कि इस देश में जो है सबसे ज़्यादा जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, तो क्यों ना इसको जो है हम लोग जो है अवसर में बदल दें, क्यों हम लोग इंपोर्ट करते हैं इस वजह से। तो इस पूरा रायता है क्या सर, और इसमें सबसे बड़ा स्लो डाउन क्यों देखने को मिल गया सर E85 E100? नहीं, देखिए सरकार ने 400 आउटलेट E85 E100 के खोले थे देश में कि इनका ट्रायल किया जाए, इनको पायलट मोड में चलाया जाए। लेकिन चूंकि अभी न तो गाड़ियां हैं उस पैमाने पर, चुनिंदा एक दो व्हीकल ही E85 कंप्लाइंट लॉन्च हुए हैं, एक बाइक लॉन्च हुई है और एक मारुति की कार लॉन्च हुई है वैगन आर। उसके अलावा गाड़ियां नहीं हैं, तो डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो वो जो OMCs हैं उन्होंने इनकी संख्या घटाकर 4-5 ही आउटलेट कर दी, ऐसा बताया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में बड़ा स्लो तरीके से चल रहे हैं। सरकार भी थोड़ा स्लो मोड में ही E85 को लेकर या E100 को लेकर या ज़्यादा एथेनॉल वाले वेरिएंट जो पेट्रोल के हैं उनको लेकर सरकार भी थोड़ी स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर पहले तो सरकार ये मान ही नहीं रही थी कि इससे कोई दिक्कत होगी, तो फिर आखिर स्लो क्यों? सरकार आज भी, क्योंकि उसका भी इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हुआ, सरकार मान आज भी नहीं रही है। जो नितिन गडकरी साहब बार बार कह रहे हैं कि साहब 22 लाख करोड़ रुपए की जो लॉबी है वो दरअसल 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है इंडिया का, जो फ्यूल पर भारत खर्च करता है इंपोर्ट करने पर। तो उनका सीधे तौर पर कहना ये है विशाल कि 22 लाख करोड़ रुपए की एक लॉबी है, वो देश में E20 या उसके हायर जो वेरिएंट है उनको लाने नहीं देना चाहती। लेकिन ये एक सतही आर्ग्यूमेंट ज़्यादा जान पड़ता है, इसलिए क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो बार बार अपनी गाड़ियों की स्थिति को, या मैकेनिक खुद इन बातों को ज़मीन पर ये बता रहे हैं कि साहब गाड़ियों के जो फ्यूल टैंक हैं उससे लेकर जो तमाम तरह के जो पार्ट हैं इंजन से जुड़े हुए उनमें इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो तमाम लोग जब इस बात को कह रहे हैं, सरकार के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, ना ज़मीन पर सरकार ने उस स्थिति को चेक किया। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बताया क्या उसकी गाड़ी की उस तरह से चेकिंग हुई। एक मसला ये है, सरकार की तरफ से एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कार कंपनियों ने भी अपनी तरफ से बताया कि साहब गाड़ियाँ एकदम सेफ़ हैं। मारुति की तरफ से आया कि 1.5 करोड़ जो गाड़ियों की हाल की जो जिनकी सर्विसिंग की गई उनमें हमें एथेनॉल रिलेटेड कोई खामी जो है वो नहीं मिली। लेकिन मर्सिडीज बेंज जो विदेशी कंपनी, उसके CEO साहब तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा उस पर जो है री-इवैल्यूएशन करिए, थोड़ा सा रीथिंक कीजिए। नहीं, रीथिंक करने की ज़रूरत है, और उसमें भी कई जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि देखिए, एक तो एथेनॉल में एनर्जी कंटेंट जो है वो प्योर पेट्रोल के मुकाबले E20 वाले में उसमें 35% का कम जो है वो एनर्जी कंटेंट होता है। जब एनर्जी कंटेंट आपका कम है, इसका मतलब आपको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो माइलेज कम देगा। तो माइलेज जब आपका कम मिल रहा है, तो जब वो माइलेज, और ऐसा माना जा रहा है कि 7-8% के आसपास माइलेज यहाँ से घटता है। तो अब अगर माइलेज घट रहा है तो इसको आपका प्राइस वही है। फ़ायदा क्या हुआ आपके कहना चाह रहे हैं? 102 रुपये 100 रुपये के आसपास अगर तेल का दाम है, पेट्रोल का दाम है, और आपका 7-8% का माइलेज घट गया, प्लस मेंटेनेंस का खर्च। मान लीजिए गाड़ियों में जो 2023 से पुरानी गाड़ियां हैं, जिनको सरकार कह रही है 2023 का कट डाउन है साहब, उसके बाद की तो सब गाड़ियां E20 कंप्लाइंट बनी हुई हैं, उनमें है। लेकिन जो 2023 से पहले की गाड़ियां, उनका क्या होगा? उन गाड़ी वालों की गाड़ियां ख़राब भी हो रही हैं, माइलेज तो कम हो ही रहा है। तो जब माइलेज आपका कम हो रहा है तो उसकी भरपाई किस तरह से होगी? 7-8% आप दाम उतना ही ले रहे हैं, और जो मेंटेनेंस का खर्च पड़ रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो देखिए,
एथेनॉल ब्लेंडिंग एक उचित तर्क है, होना चाहिए, उसको आप लेकर आइए, उसको आप नहीं, ये भी तर्क दिया जा रहा है कि ब्राजील और दूसरे देशों में देखिए ना, वहाँ पे तो सब ब्राजील में डिफरेंशियल प्राइसिंग भी है। और अगर डिफरेंशियल भारत में पेट्रोल्स भी हैं। E85 का को अगर आप 82 रुपये में कर रहे हैं और 20 रुपये आपने कम कर दिया, जो नॉर्मल पेट्रोल है, जो 85 प्योर पेट्रोल है वो 102 रुपये का है और आपने E85 को 82 का कर दिया, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस तेल का दाम आपको 52 से 63 रुपये के आसपास करना चाहिए। मतलब और 20 रुपये कम कीजिए। बिल्कुल, तब ये आपके लिए वायबल होगा, क्योंकि अदरवाइज इसमें आपका माइलेज उतना कम हो जा रहा है कि आपको वो आपके लिए उतनी बचत नहीं है, उसमें वायबल ऑप्शन नहीं है। तो कोई फ्लैक्स फ्यूल की गाड़ी कोई क्यों खरीदेगा अगर आपको वहाँ वायबिलिटी नज़र नहीं आएगी। दाम गाड़ी का पहले जाता है भाई, फ्लैक्स फ्यूल वाली आप गाड़ी खरीदेंगे उसकी कीमत ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये जो है, और ब्राज़ील में अगर आपके E85 या E100 या उसके लोअर वेरिएंट है तो उनके डिफरेंट प्राइसिंग का भी स्ट्रक्चर है, यानी जिसके पास जिस कंप्लाइंस वाली गाड़ी है उसके लिए उस ऑप्शन को भी लेने का एक विकल्प मौजूद है। ओके। तो या तो आप विकल्प दीजिए, मान लीजिए कि आप ये विकल्प देते हैं कि साहब आप प्योर पेट्रोल भराना चाहते हैं, मेरी गाड़ी मान लीजिए 2022 की या 2021 या 20 की है और मैं नहीं चाहता कि मैं E20 तेल डलाऊं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी का इंजन खराब होगा, माइलेज कम देगी, तो मेरे पास ये विकल्प होना चाहिए कि मैं साहब पूरा प्योर पेट्रोल ले लूँ, उसी दाम पे ले लूँ जिस दाम पे आप E20 का दे रहे हैं, या E20 का दाम आप कम कीजिए। तो जो प्योर पेट्रोल ले रहा है वो अपना वो ले लेगा, आपका E20 है तो आपका दाम भी उतना कम है। तो जो लोग चाहेंगे, जिन्हें लगेगा कि साहब मैं सस्ता तेल ले लूं, तो उसके लिए हो सकता है वो नई गाड़ी खरीदे। लेकिन सर, जिस देश में काफ़ी लंबे समय से ईवी गाड़ियां मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूं, उसके बावजूद अभी भी पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूं, कहीं भी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जहां आप जो आकर आराम से चार्ज कर सके, बेधड़क जो है आप उस गाड़ी को लेकर आ जा सकें। तो सर वहाँ ऐसी बातें करना कि एक ही पेट्रोल पंप पर आपको 5-10 तरह के ऑप्शन मिलेंगे कि ये प्योर है, इसमें 25% की मिलावट, इसमें 85% की मिलावट है, ये तो एकदम 100% गन्ने का रस ही है, तो ऐसा मुमकिन हो पाएगा सर कि यहाँ ईवी का तो एक इंफ्रा डेवलप ही नहीं हो पाया और 5 तरह के ऑप्शंस होना, अलग अलग प्राइसिंग होना, उसके मैनेजमेंट। ये हमारी एक खामी है देश की कि साहब पहले आप प्रोडक्ट लाते हैं उसके बाद इंफ्रा तैयार करते हैं। होना इसका उल्टा चाहिए, पहले आप उसका इंफ्रा तैयार कीजिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट लेकर आइए। कार पहले आ गई, इंफ्रा था नहीं। ईवी के साथ भी यही है, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज पर कहीं नज़र नहीं आता। किसी को अगर 400-500 किलोमीटर वन गो में जाना हो तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है, नाइटमेयर हो जाता है कि आप साहब गाड़ी चार्ज कहाँ करेंगे। तो आपको सरकार को अपने इनिशिएटिव, चूँकि आप लेकर आना चाहते हैं, उसके बाद लोग इन्वेस्ट करेंगे। आपकी नॉर्मल पेट्रोल जो व्हीकल है उसके या डीजल व्हीकल है उसके मुकाबले ईवी महंगी है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी पेट्रोल गाड़ी छोड़कर ईवी लेगा तो उसके लिए उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, लेकिन आप उसको इंफ्रा तो बना के दीजिए। सेम सिचुएशन आपकी E85 या E100 या ज़्यादा उसके एथेनॉल वाले वेरिएंट के लिए है। पहले आप आउटलेट खोलिए, उनको तैयार कीजिए, पूरा एक रेंज बनाइए, ऑप्शंस अलग अलग दीजिए। हायर एथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल के लिए आप सेपरेट पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, सरकार उनको तैयार कर दे कि साहब यहाँ आपको 4-5 तरह का पेट्रोल मिल जाएगा, आपका जो वेरिएंट है उसके हिसाब से आपको पेट्रोल मिल जाएगा। सरकार अपना चलाए या OMCs अपने चलाएं, हो सकता है कुछ वक्त उनमें वायबिलिटी ना आए, कुछ वक्त उनमें उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ना आए, लेकिन आप ऑलरेडी प्रॉफिट तो फ्यूल बेचकर पेट्रोल कंपनियों को हो ही रहा है। आप अगर 5-6 साल का हिसाब उठाकर देकर, हम लोगों ने डिस्कस भी इस बात को किया। जी। चलिए सर, कार और ऑटो मेकर्स की बात हो रही तो सर कैफ़े 3 नॉर्म्स को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। उस पर भी आपका क्या टेक है सर? अगले साल 2027 से इसको लागू करने की बात कही जा रही है, उसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात है कि कैफ़े 3 नॉर्म्स आएंगी तो गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो है एक समस्या हो जाएगी कौन सी गाड़ी डेवलप करनी, क्योंकि उसके लिए लार्ज इंफ्रा की ज़रूरत पड़ती है। पूरा उस हिसाब का इंजन कैसा होगा, मैकेनिज्म कैसा होगा, उसके काम करने लायक कामगार हैं भी या नहीं, हाइब्रिड व्हीकल बनाएं कि क्या फ्लैगशिप फ्यूल वाले व्हीकल्स बनाएं, तमाम तरह के अड़चन है। फिर गाड़ी की लंबाई चौड़ाई, इस तरह का भी पचड़ा है सर। तो कैफ़े 3 नॉर्म्स आएगा तब क्या इस ऑटो सेक्टर में क्या
नहीं देखिए, कार कंपनियां तो फिर भी इन्वेस्टमेंट या उनका जो केपेक्स है उसको झेल सकती हैं एक बार। बड़ी पूंजी है, कार कंपनियां जो ऑटोमेकर्स हैं अच्छी खासी पूंजी उनके पास होती है, क्योंकि बार बार आपको अलग अलग मॉडल लेकर आने होते हैं। साल में 1-2 मॉडल हर कार कंपनी जो मशहूर हैं, जो लोकप्रिय हैं, वो लेकर आते हैं। असली सिरदर्द या असली बोझ जो पड़ता है वो आम आदमी पर पड़ता है, जिसके लिए इतनी तेज़ी से पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं कि उसको अपने बजट को बचाना, या कारों की कीमत देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत हुई BS6 गाड़ियों के आने से। जब BS6 गाड़ियाँ आई तो BS4 के मुकाबले उनके दाम बहुत ज़्यादा थे। लोगों का अचानक से बजट बढ़ा BS6 गाड़ियों को खरीदने के लिए, और उसके बाद से जो चक्का चला आपका अलग अलग तरह के पॉलिसीज़ को लेकर आने का सरकार का, उसमें फिर आप कैफ़े 3 नॉर्म्स को जोड़ दीजिए, जिसमें माना जा रहा है कि अब जो 2 व्हीलर हैं उनके लिए कैफ़े 2 नॉर्म सरकार लेकर आना चाहती है। तो फ्यूल एफिशिएंसी है, एमिशन कम होगा, इसको लेकर टारगेट्स हैं सरकार के, अच्छी चीज़ है। लेकिन इस सबका बर्डन कार कंपनियों पर तो पड़ता ही, लेकिन कार कंपनियां सीधे तौर पर इसको पास ऑन करती हैं आम आदमी पर। चाहे फिर ईवी हो, चाहे फिर अब आप लोगों के दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन इस बात का है कि साहब मैं किस तरह की व्हीकल खरीदूं, क्या ईवी लूं? कल को मान लीजिए दिल्ली NCR में जो नॉन ईवी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ही आप बंद कर दें, हो सकता है फ्लेक्स फ्यूल का भी रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, सरकार पॉलिसी लेकर आ जाए कि साहब जो नॉन ईवी गाड़ी है उसका हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, या उसको चलने की भी परमिशन नहीं होगी। तो इतने तेज पॉलिसी बदलाव हो रहे हैं जिसमें आम आदमी खुद को असहज पा रहा है और ये नहीं समझ पा रहा कि उसका किसी गाड़ी को खरीदने का फैसला क्या हो। विशाल, चलिए, तो इतनी दोहरी मार है सर, जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं वो डर रहे हैं कि कौन सा पेट्रोल डलवाएं ताकि उनकी गाड़ी सही सलामत रहे, और अगर नई गाड़ी मान लीजिए सोच रहे हैं लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस लेवल पर भी पॉलिसी को लेकर भी इतनी अनसर्टेनिटी है कि ईवी लें, फ्लेक्स फ्यूल वाला लें, हाइब्रिड लें, कि कौन सी गाड़ियां लें। ईवी लेने के कोई सोचता तो उसके पास इंफ्रा का अभाव है। कोई दिल्ली से अगर आगरा जाना चाहता तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा खटका यही है कि मैं चला गया तो वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगा, कहाँ पर उसको चार्ज करना है। सेम डे अगर आपको जर्नी करनी है तो पूरे के पूरे आप हाईवेज देख लीजिए। मुझे ट्रैवल करता हूँ तो कहीं हाईवे पर कहीं आपको जगह नहीं दिखाई देती जहाँ 5-6 आपको जगह पर ईवी के चार्जिंग इंफ्रा हो। तो आप पहले एक एक्सटेंसिव इंफ्रा क्रिएट कीजिए, कम से कम जो मेट्रो सिटीज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी तो शुरू करिए। नहीं, कम से कम मेट्रो जो शहर हैं उनसे 200-400 किलोमीटर की रेंज तक आपके पास एक व्यापक इंफ्रा होना चाहिए इन तमाम चीज़ों का। फिर Tier 2 Tier 3 शहरों की आप बात कीजिए कि अब हम वहाँ खोलेंगे, लेकिन कम से कम जो मेट्रो में जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जहाँ बिक्री होती खरीदी जाती हैं उन एरियाज़ के लिए, जहाँ आप सबसे ज़्यादा नॉर्म्स भी लेकर आते हो, ग्रैब के नॉर्म्स ये इस तरह के इन्हीं शहरों में आते हैं, तो वहाँ अगर कोई आदमी शिफ्ट करना भी चाहता है ईवी के लिए तो उस शहर से 300-400 किलोमीटर की रेंज में कम से कम आप पर्याप्त संख्या में स्टेशन चार्जिंग के या फ्यूल फिलिंग स्टेशंस तो दीजिए। जैसे आप इसका एक उदाहरण रूप समझना चाहे, जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है सर, तो पहले दिल्ली में अच्छे से मेट्रो चला लीजिए, उसके बाद फिर पटना हो गया, लखनऊ हो गया, इन जगह पे बनाइएगा। उसके बाद जैसे सरकार ने रैपिड रेल शुरू की, नमो रेल शुरू की दिल्ली से मेरठ तक की। ओके, आपने दिल्ली की पूरी पेरीफेरी को कवर कर लिया। अब आपने एक 100 किलोमीटर दूर के एक शहर को टारगेट किया कि अब हम यहाँ तक रैपिड एक रेल चलाएंगे, और अब उसको 4-5 रैपिड रेल और चलाने की बात है। तो इंफ्रा को इस तरह से बढ़ाने की कोशिश पहले की जानी चाहिए, उसके बाद आप ग्राहकों से या आम आदमी से उम्मीद कीजिए कि साहब ये अब इसमें इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, इन्वेस्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे सर, एक्सेप्ट करेंगे। चलिए प्रवीण सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।